नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तूफान मेल का 11वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले भागों को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 11वां भाग शुरू करते हैं। पूरी रात आरव रोता रहा। उसका दिल टूट करके बिखर गया था। सब कुछ आंखों के सामने था, फिर भी ना जाने क्यों उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि भूमिका ऐसा कर सकती है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो ये नहीं मान रहा था कि भूमिका ने उसे धोखा दिया है। पर वो भूमिका को आखिर किस बेस पर सच्चा बताए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शालिनी भाभी भी नहीं थी कि वो उसकी बातें सुने और उसको इस अजायब से बाहर निकाल लें। आरव ने पूरी रात जाग करके गुजारी और सुबह होते ही अपनी गाड़ी उठा करके कहीं निकल गया। जाना कहाँ था? बेमतलब सड़कों पर भटकता और भूमिका को खोजने की जद्दोजहद करता। जब वह रात को घर लौटा तो उसके कपड़े गंदे हुए थे और बुरी तरह सिकुड़े हुए थे। चेहरे पर उदासी का एक समंदर की जैसे बादलों ने चंद्रमा को घेर लिया हो और चंद्रमा की चमक फीकी हो गई हो। वह सीधा अपने कमरे में जाकर के लेट गया। आरव का यही रूटीन बन गया कि वह सुबह होते ही घर से निकल जाता और देर रात को वापस आता और बिना खाए पिए ही सीधा अपने कमरे में चला जाता। उसे ना तो अपने शरीर का कोई होश रहा, ना ही खाने का कोई होश रहता। उसके दाढ़ी बाल सब बेतरतीब बिखरे हुए होते, मानो आरव ने भूमिका के गम में खुद को बर्बाद करने का मंसूबा बना लिया हो। किसी भी हाल में उसका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि उसकी भूमिका ऐसा कर सकती है, लेकिन आखिर था तो इंसान ही। कहीं ना कहीं एकाध बार उसका भी दिल सब की तरह सोचने लगता और फिर उसकी आंखें भर आती। एक दिन आरव देर रात घर आया तो कमलकांत जी ने आरव को रोका और बोले, आरव चल क्या रहा है तुम्हारा? तुम सुबह सुबह कहीं निकल जाते हो और देर रात को घर आते हो, और यह क्या हुलिया बना रखा है? कपड़ों की हालत देखो अपनी, और अपनी हालत देखो। क्या हो रहा है बेटे? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ना कंपनी जाते हो, ना कुछ करते हो। आखिर कब तक चलेगा ये? पापा, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। आखिर भूमिका ने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे छोड़ करके चली गई? आरव ने उदासी से भर करके कहा। बेटा आरव, जिसे जाना था वह चला गया। अब उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने का क्या मतलब है? कंपनी का कितना नुकसान हो रहा है इस बात का तुम्हें अंदाजा भी है? और फिर क्यों उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने को तुले हो जो तुम्हारे लायक थी ही नहीं? क्या तुम नहीं जानते हो कि उसने क्या किया है? आरव के पापा ने कहा। नहीं पापा, वह ऐसा नहीं कर सकती है। जरूर कोई ना कोई साजिश है जिसमें मेरी भूमिका को बदनाम किया जा रहा है। भूमिका ऐसी नहीं थी, वो वैसा कभी कर ही नहीं सकती है। आरव ने तड़प करके कहा। वह मानने को तैयार नहीं था। आरव, तुम्हारे आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी है, इसलिए सब कुछ सामने होते हुए भी तुम्हें असलियत नहीं दिख रहा है। अब क्या बाकी रह गया है? डॉक्टर प्रीति की रिपोर्ट तुमने देख ली, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है और उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो जिसको तुम्हारी जरा सी भी कदर नहीं है, जिसको इस खानदान की कोई चिंता नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने बिना जांच पड़ताल के ऐसी लड़की के साथ तुम्हारी शादी करने का निर्णय ले लिया। कमलकांत जी ने अफसोस जताते हुए कहा। पापा प्लीज ऐसा मत कहो। आरव का दिल तड़प करके बोला। कमलकांत जी की बात सीधा उसके दिल में जा लगी। आखिर में वह कैसे सहन करे कि कोई उसकी भूमिका को बुरा भला कहे, उस भूमिका को जिसे उसने टूट करके चाहा, जिसे उसने टूट करके प्यार किया। आरव, तुम उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मीनल कितनी अच्छी लड़की है, तुम उससे शादी कर लो और अपने घर गृहस्थी शुरू करो। मैं जानती हूं कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो, लेकिन जब उसे तुम्हारे
प्यार की कदर ही नहीं है तो फिर क्या कर सकती हूँ। आखिर हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया तुम्हारे लिए ही, इससे हमने रिश्ता जोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। उसको हमने मान सम्मान दिया, इज्जत दिया और अपने घर की बहू का दर्जा दिया, लेकिन उसे इज्जत रास नहीं आई और इसलिए वह बिना बताए ऐसे चली गई। अगर वह सही सलामत घर में रहती तो राज करती, लेकिन नहीं। जिसको गंदगी में रहने की आदत हो वह साफ सुथरे में कैसे रह सकती है, आरव की मम्मी ने नफरत से कहा। आरव को यह सब सुनना भारी लगने लगा। उसके कानों में जैसे कोई पिघला हुआ शीशा उड़ेल रहा हो। उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि भूमिका के बारे में उसके खुद के घर वालों के मुंह से ऐसी वैसी बातें सुनने को मिलेंगी। उसका दिल तड़प उठा और आंखों में आंसू भर आए। वह जल्दी से उठा और भाग करके अपने कमरे में पहुंचा और फिर से कमरे का दरवाजा बंद करके सिसक सिसक करके रोने लगा। उसे इस वक्त अपने शालिनी भाभी की बहुत याद आ रही थी, जो ऐसी सिचुएशन पर किसी सहारे की तरह उसके पीछे खड़ी रहती थी। शालिनी भाभी की याद आते ही वह अपने कमरे से बाहर निकला और शालिनी भाभी के कमरे में पहुंच गया। शालिनी आंख बंद किए हुए अपने बिस्तर पर लेटी थी। उनके बगल में ढेर सारी दवाइयां रखी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनके हाथ पैर एकदम सुन्न पड़ गए थे। आरव ने शालिनी भाभी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर उनके हाथों को अपने गालों से चिपका करके बच्चों की तरह फूट फूट करके रोने लगा। देख रही हो ना भाभी, सुन रही हो ना सबकी बातें, सब के सब भूमिका को गलत ठहराने पर लगे हुए हैं। क्या आपको भी लगता है कि मेरी भूमिका ऐसी थी? आपने तो उसे देखा था। क्या मेरी भूमिका कभी ऐसा कर सकती है? आप ही बताइए। आप तो उसे अच्छे से जानती हैं। क्या आपको भी लगता है कि भूमिका ने ऐसा किया होगा? सब के सब भूमिका के बारे में गलत शब्द बोल रहे हैं और मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भाभी कोई रास्ता बताओ प्लीज। जैसे हर बार तुम भूमिका की ढाल बन करके खड़ी हो जाती थी, इस बार आप चुप क्यों हो? क्यों नहीं इस बार भी आ करके मुझे और मेरी भूमिका को संभाल रही हो? प्लीज भाभी ऐसे खामोश मत रहो, जाग जाओ भाभी और मेरी भूमिका को इस बदनामी से बचा लो। मैं जानता हूँ कि मेरी भूमिका ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज भाभी कुछ करो, उठ जाओ प्लीज। आरव शालिनी के हाथों को अपने गालों से चिपकाए हुए बच्चों की तरह बिलख रहा था और शालिनी से सारी शिकायत कर रहा था, लेकिन शालिनी का शरीर बिना किसी हरकत के बिल्कुल निस्तेज पड़ा हुआ था। बहुत देर तक वह शालिनी के हाथों से लिपट करके रोता रहा और शालिनी से बातें करता रहा। अचानक उसको शालिनी के बगल में वही फाइल दिख गई जो डॉक्टर प्रीति के यहाँ से वह आदमी लेकर के आया था, जिसे पढ़ करके शालिनी की यह हालत हुई थी। उस फाइल को देखते ही आरव ने लपक करके वह फाइल उठा ली और उसे देखने लगा, पढ़ने लगा। देखते देखते ही उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। उसने जल्दी से अपने आंसू को पोंछा और शालिनी भाभी के हाथ को आराम से बिस्तर पर रखा और वह फाइल लेकर के तेजी से कमरे से बाहर निकला और भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। उसने भूमिका की वह फाइल निकाली जो बिल्कुल शालिनी के फाइल जैसी थी और उसे दोबारा से पढ़ने लगा। अगली सुबह आरव जल्दी सो करके उठा और तैयार हो करके उसने वह फाइल उठाई और निकल गया। आज वह अपेक्षाकृत थोड़ा ढंग से तैयार हुआ था। वह फाइल लेकर के सीधा डॉक्टर प्रीति के क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर प्रीति किसी पेशेंट को देखने में बिजी थी। उन्होंने आरव को थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। आरव वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर प्रीति फ्री हुई तो उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया। यस बताइए आप किस लिए आए हैं? डॉक्टर प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह सब कुछ जानती थी। एक तरह से आरव की फैमिली डॉक्टर थी, इसलिए वह आरव को देखते ही पहचान गई थी। मैम यह रिपोर्ट लेकर के आया हूं, आप इसे देखिए और देख करके बताइए क्या यह रिपोर्ट आपकी ही है? आरव ने अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल डॉक्टर प्रीति को थमा दी। डॉक्टर प्रीति ने आरव के हाथ से वह फाइल ले लिया और उसे गौर से देखने लगी और फिर थोड़ी देर में इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने कहा, जी हाँ, यह फाइल मेरे यहाँ की है और यह पर्चा भी मैंने ही बनाया है। क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? उनकी आंखों में प्रश्नवाचक चिन्ह था। आरव का चेहरा उतर गया, जैसे उसे डॉक्टर प्रीति से हाँ की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों की चमक जैसे एक झटके में बुझ गई। उसकी सारी उम्मीद जैसे एक ही झटके में खत्म हो गई हो। लेकिन आपको ऐसी शंका क्यों हो रही है कि यह मेरे यहाँ की फाइल नहीं है? कुछ बात हुई है क्या? डॉक्टर प्रीति ने अपनेपन से आरव से पूछा। अब आपसे क्या छुपाना है मैम?
आप तो हमारे घर की सारी बातें जानती हैं। दरअसल बात यह है कि यह मेरी पत्नी भूमिका की फाइल है जिसमें साफ साफ लिखा है कि वह प्रेग्नेंट है। आरव ने हिचकिचाते हुए डॉक्टर प्रीति को बताया। हाँ, मुझे मालूम है, मैंने ही इसे आपके घर पर भिजवाया था। दरअसल बात यह है कि एक दिन तुम्हारी भाभी और तुम्हारी पत्नी दोनों मेरे क्लिनिक पर आई थी और दोनों अपनी फाइलें भूल करके चली गई। बहुत दिनों से मेरे पास पड़ी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे घर पर भिजवा दिया, डॉक्टर प्रीति बोली। लेकिन मैम, ऐसा कैसे हो सकता है? यह मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, जबकि अभी तक हमारे बीच में ऐसा कोई संबंध बना ही नहीं कि जिससे भूमिका प्रेग्नेंट हो। फिर यह रिपोर्ट कैसे आ सकती है? और आप डेट भी देखिए, इसमें जो डेट पड़ा हुआ है वह हमारी शादी के लगभग 20 दिन पहले का डेट है। यह कैसे संभव है? आरव ने अपनी परेशानी व्यक्त की। डॉक्टर प्रीति ने एक बार फिर से वह फाइल अपने हाथों में ले ली और अच्छे से देखने लगी और फिर बोली, बात तो आपकी सही है। फिर थोड़ी देर सोचते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी पत्नी तो दिखने में शरीफ लग रही थी, फिर वह तुम्हारी भाभी के साथ आई हुई थी, या तो फिर यह हुआ होगा कि वह आपकी सगाई में तबीयत खराब हो गई थी, तब जो हुआ था उसकी वजह से भूमिका प्रेग्नेंट हो गई, वरना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर प्रीति ने अंदेशा जताया। मतलब सगाई में मेरी तबीयत खराब हो गई थी? कैसे? डॉक्टर प्रीति की बात सुनकर के आरव को जोरदार झटका लगा। आपको याद नहीं है, सगाई के बाद आपके घर में कोई फंक्शन था, उसी रोज आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। शायद गलती से आपने डिब्लो बढ़ाने की मेडिसिन को ओवरडोज ले लिया था, क्योंकि तुम्हारी भाभी का मेरे पास फोन आया था। तुम्हारी हालत बहुत खराब थी और वह बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। फिर मैंने उन्हें अपने हॉस्पिटल में लाने की सलाह दी थी, लेकिन उस दिन तुम्हारे यहाँ फंक्शन था, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल में लाना ठीक नहीं समझा। तब मैंने उन्हें एक सलाह दी थी कि अगर किसी तरीके से तुम्हारा एजुकेशन हो जाए तो फिर तुम्हारे ऊपर से खतरा कम हो सकता है। क्या पता शायद उस दिन कुछ हुआ हो और उसी की वजह से तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई हो। क्या तुम्हारी पत्नी ने या तुम्हारी भाभी ने तुम्हें उस रात के बारे में कुछ नहीं बताया? डॉक्टर प्रीति ने पूछा। नहीं मैम, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। और फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? इतनी बड़ी बात अगर हुई है तो मुझे याद तो होनी चाहिए, लेकिन मैम मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो मुझे तो कुछ याद होना चाहिए था, आरव ने कहा। कोई जरूरी नहीं है, जब वह दवा बॉडी में जा करके डिजॉल्व होती है तो फिर इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। उसका ब्लड उसकी धमनियों में बहुत तेज गति से चलने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है और उसकी सेक्सुअल डिजायर और तड़प इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने होशो हवास खो बैठता है। आपकी भाभी को तो सब पता है, आप उनसे पूछिए, क्या उन्होंने भी आपको कुछ नहीं बताया? आप उनसे पूछिए, वह आपको सब कुछ बता देंगी। डॉक्टर प्रीति ने सब कुछ क्लियर बता दिया। डॉक्टर प्रीति की बात सुनकर के आरव के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। शादी के पहले ही भूमिका ने उसकी जान बचाने के लिए इतना कुछ कर दिया और आज उसी की वजह से सब लोग उसे गलत ठहरा रहे हैं। भूमिका को अपने प्रति ऐसा प्यार, ऐसा लगाव और ऐसा समर्पण देख करके आरव का दिल तड़प उठा। अरे क्या हुआ? आप तो रोने लगे। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आपको गर्व होना चाहिए कि ऐसी समर्पित पत्नी आपको मिली है जो आपकी जान बचाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है। आप किस्मत वाले हैं कि आपको भूमिका जैसी पत्नी मिली है। डॉक्टर प्रीति ने जब आरव की आंखों में आंसू भरा हुआ देखा तो उन्होंने आरव को समझाया, मैम आपको नहीं पता आपने मेरी भूमिका को कितने बड़े बदनामी से बचा लिया। आप मेरी जिंदगी में भगवान बन करके आई हैं। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आज मुझे अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा है। आरव के दिल में भूमिका के लिए जो प्यार था वह और भी ज्यादा गहरा हो गया था। भूमिका का समर्पण जान करके आरव भूमिका से और भी अधिक प्यार करने लगा था। आरव ने घर आकर के पूरी बात अपने घर वालों की बताई और भूमिका के इस त्याग और समर्पण के बारे में सभी को बताया। जो भी भूमिका के लिए बुरा भला कह रहे थे वह भूमिका की इस समर्पण को सुन करके
करके देख करके नतमस्तक हो गए और सबके मुंह पर ताला लग गया। मीनल की बोलती बंद हो गई। उसके लिए भी ये बात नहीं थी। उसने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका भी पोल ना खुल जाए। आरव और घर वालों को जब पता चला कि भूमिका प्रेग्नेंट है और वह और कोई नहीं आरव के बच्चे की मां बनने वाली है, तो फिर भूमिका की और जोर शोर से तलाश करने लगे सब लोग, जिससे भूमिका को घर ला सकें। लेकिन भूमिका का कहीं पर कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार सबने हार मान लिया और वापस से अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो गए सब। 5 साल के बाद स्कूल का प्रोग्राम, सामने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। स्टेज पर एक बेहद खूबसूरत सी टीचर माइक संभाले बोल रही थी। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी एक छोटी सी बच्ची अवरिका को, जो आप लोगों के सामने एक छोटा सा डांस प्रस्तुत करेगी। तो प्लीज वेलकम अवरिका। सारे लोगों ने ताली बजा करके स्वागत किया। एक 4 साल की गोरी सी क्यूट सी बच्ची स्टेज के पीछे से निकल करके आई और स्टेज पर चढ़ने से पहले उसने स्टेज को छू करके प्रणाम किया और फिर स्टेज पर चढ़ गई। वो बहुत ही क्यूट थी। उसके बाल घुंघराले थे और चुबी गाल थे। काले काले चमकदार आंखों से उसने पूरे हाल में बैठे हुए सभी लोगों को देखा और फिर डांस का पोज बना करके खड़ी हो गई। स्टेज के दोनों किनारे पर लगे हुए साउंड से जैसे ही ट्रैक बजा, अवरिका उसी ट्रैक पर थिरकने लगी। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का ओ कोना, जहां प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। डांस खत्म हुआ। अवरिका के चेहरे पर एक बेहद प्यारी सी स्माइल थी और चेहरे पर चमक थी। उसने अपने ओंठों को एक तरफ ले जा करके बिचकाया और हंस पड़ी। उसके दूध से उजले दूध के दांत चमक पड़े। पूरे हाल ने ताली बजा करके अवरिका की इस परफॉर्मेंस पर तालियां बजाई और अवरिका खुश हो गई। मैम स्टेज पर चढ़ करके आई और उन्होंने प्यार से अवरिका को उतार लिया और नीचे पहुंचाया और फिर दूसरे बच्चों के परफॉर्मेंस होने लगे। जब पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ तो फिर टीचरों के समूह ने सबको पुरस्कार देने की घोषणा की। डांस नर्सरी क्लास का फर्स्ट प्राइज अवरिका को मिला। उसके डांस ने सबका मन जीत लिया था। पुरस्कार पा करके अवरिका खुश हो गई और उसने चाहक करके सामने बैठे हुए अभिभावकों में से किसी को देख करके अपने दोनों हाथों से अपने ओंठों को चूम करके फ्लाइंग किस उड़ा दिया। नीचे बैठे हुए एक लगभग 50 साल के शख्स के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खेल गई। प्रोग्राम खत्म हुआ तो सब अपने अपने बच्चों के साथ हो गए। अवरिका भाग करके आई और उस शख्स के गोंदी से लिपट गई। नानू देखो, मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है। अवरिका ने अपना मेडल उस आदमी को दिखाते हुए कहा। मेरी अवरिका नंबर 1 है। उस आदमी ने प्यार से उसके फूले हुए गालों पर किस करते हुए कहा। नानू जल्दी से घर चलो, मासी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। अवरिका बोली। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब जल्दी से घर चलो। अवरिका, आपकी मासी आपका इंतजार कर रही होंगी, उस आदमी ने कहा। जी नानू चलिए, अवरिका बोली। उस आदमी ने अवरिका को गोद में उठा लिया और बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह बाहर निकला, अवरिका आइसक्रीम देख करके मचल गई। नानू मुझे आइसक्रीम खाना है, अवरिका ने मुंह बना करके मासूमियत से कहा। अरे नहीं, आपकी मासी गुस्सा करेंगी, वह मुझे डांट देंगी, आपको सर्दी हुई है। नानू ठीक है, अब ये देखो, अब मेरी नोजी नहीं बह रही है, अवरिका ने अपने नाक को दिखाते हुए उस आदमी से कहा। नहीं बेटे, अभी नहीं, अभी आप अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर आपके लिए खूब सारी आइसक्रीम लेकर के आऊंगा, उस आदमी ने प्यार से कहा। नानू प्लीज, मासी को पता नहीं चलेगा, या हमारे और आपके बीच की टॉप सीक्रेट रहेगी, प्लीज नानू प्लीज, अवरिका ने मुंह बना करके मासूमियत से कहा। अवरिका की मासूमियत देख करके वह आदमी पिघल गया। अच्छा ठीक है, आप बहुत जिद्दी हैं। अब आप यहीं खड़े रहिए, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर के आता हूं, कह करके उस आदमी ने अवरिका को वहीं पर खड़ा कर दिया और खुद आइसक्रीम लेने चला गया। अवरिका का वहीं खड़े होकर के उस आदमी का इंतजार करने लगी। तभी उसके सामने लगभग उसी के उम्र का ही एक बच्चा आया और बोला, ओए छोटी छिपकली, और जोर जोर से हंसने लगा। देखो, मुझे छोटी छिपकली मत बुलाओ, नहीं तो मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा, अवरिका ने मुंह बिचकाते हुए गुस्से से कहा। गुस्सा आ जाएगा, वह भी छोटी छिपकली को? हाँ, गुस्सा आ जाएगा, उस बच्चे ने अवरिका का मजाक उड़ाते हुए कहा। देखो, मैं तुम्हें वार्निंग कर रही हूँ,
अनय, मुझे छोटी छिपकली मत बुलाओ बंदर, अवरिका गुस्से से बोली। अनय ने अवरिका के हाथ से उसका मेडल छीन लिया और बोला, मैं बंदर हूं तो ठीक है, ये लो, मैं इसे ले जा रहा हूं। कह करके वह जाने लगा। अवरिका दौड़ करके उस बच्चे के पीछे लपकी और उसे पकड़ लिया। अनय, मेरा प्राइज मुझे दे दो। अवरिका के काले आंखों में गुस्सा झलकने लगा था। नहीं दे रहा हूं, क्या करोगी? अपने मासी से मेरी शिकायत करोगी? देखो अनव, मुझे ये मेरा प्राइज दो वरना ठीक नहीं होगा। अवरिका गुस्से से बोली, नहीं दे रहा है, जाओ अपनी मम्मा पापा को बोल दो। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा हैं कहाँ? तुम तो अपनी मासी की बेटी हो, वो तुम्हें कहीं से उठा करके लाई थी। अवरिका की शक्ल रोने जैसी हो गई और रुआंसी हो गई। अनय, मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ मत बोलना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, अवरिका ने कहा। छोटी छिपकली को भी गुस्सा आता है, अनय ने हंसते हुए अवरिका का मजाक उड़ाते हुए कहा और फिर जाने लगा। अवरिका को तेज गुस्सा आया और उसने अनय के टी शर्ट को पकड़ करके पीछे से खींच लिया और अपना मेडल छीनने लगी। अनय देने में आनाकानी कर रहा था और इसी वजह से दोनों गुत्थम गुत्थी हो गए। अवरिका ने अनय को बाल पकड़ करके जमीन पर गिरा दिया। अनय दर्द से चीख पड़ा। अवरिका को इतनी तेज गुस्सा आया कि उसने वहीं सबके सामने अनय को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। अनय रोने लगा और जल्दी से उसने अवरिका का मेडल उसे वापस कर दिया। अनय के कपड़े खींच तान में फट गए और अवरिका की धुनाई से वह बेचारा रोने लगा। आइंदा से मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ बोला या मुझे छोटी छिपकली बोला तो याद रखना। अवरिका का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और अनय सहमा सा अवरिका को देख रहा था। तभी वह आदमी जिसको अवरिका नानू बुलाती थी आइसक्रीम लेकर के आ गया और जब उसने अवरिका को इस तरह लड़ाई करते देखा तो दौड़ करके अवरिका के पास आ गया और उसने अनय को अवरिका से छुड़वाया। अवरिका, क्यों झगड़ा कर रही हो बेटा? उसने घबरा करके कहा। नानू, इसने झगड़ा शुरू किया था, इसने पहले मुझे छोटी छिपकली बोला और मेरा मेडल छीन लिया। अवरिका गुस्से से बोली, नहीं, इसने मुझे बंदर कहा और मारा। उस छोटे से बच्चे ने अवरिका की शिकायत उसके नानू से ही की। वह रो रहा था। अवरिका, बेटा, लड़ाई करना गंदी बात है, चलो सॉरी बोलो, उस आदमी ने समझाया। नहीं बोलूंगी, इसने मम्मा और पापा के बारे में भी बोला है, ये गंदा है नानू, मैं इसे सॉरी नहीं बोलूंगी। अवरिका ने जिद किया। वह अभी भी गुस्से में थी। ऐसा नहीं करते हैं बेटा, आप मुझे बताती, मैं इसे समझा देता, फिर ये आपको तंग नहीं करता। उस आदमी ने प्यार से अवरिका को समझाया। आपने अवरिका के बारे में गलत बोला। उसने फिर से अनय की तरफ देख करके पूछा। इस बच्चे ने अपनी नजरें झुका ली और जवाब नहीं दिया। वह अब भी सुबक रहा था। अवरिका ने उसको अच्छे से कूट दिया था। आप अवरिका को सॉरी बोलिए और अवरिका आप भी सॉरी बोलो। देखो वो रो रहा है, ऐसे कोई करता है क्या? नानू, पहले आप कहो कि मुझे छोटी छिपकली ना बोले, फिर सॉरी बोलूंगी। नानू, इसको भी बोल दो, बंदर ना कहे, उस बच्चे ने भी कहा। दोनों एक दूसरे को नहीं बोलेंगे कुछ। अब चलो दोनों एक दूसरे को कान पकड़ के सॉरी बोलो और फिर से दोस्ती करो, चलो। अनय ने कान पकड़ा और अवरिका को सॉरी बोला। इट्स ओके, अवरिका ने मुंह बिचका करके कहा। अब आप सॉरी बोलो। उस आदमी ने अवरिका को सॉरी बोलने के लिए कहा। रहने दो, लड़कियां सॉरी नहीं बोलती हैं, मम्मी ने कहा है और मेरी गलती थी, अनय मासूमियत से बोला। उस आदमी ने उस बच्चे के सिर को सहलाया और उसके कपड़ों से धूल झाड़ा और बोला, नहीं, अवरिका ने आपको मारा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो अवरिका, उसे सॉरी बोलो। सॉरी, अवरिका ने मुंह बना करके मासूमियत से फिर से कहा। गुड गर्ल, अब कभी झगड़ा नहीं करना, उस आदमी ने कहा और फिर अवरिका को उठा करके चलने लगा। नानू, अनय को भी एक आइसक्रीम दिलवा दो प्लीज। अवरिका को गिल्टी फील होने लगी। उस आदमी ने चौंक करके अवरिका को देखा और फिर खिलखिला करके हंस पड़ा। ओके, और फिर पीछे घूम करके अनय को बुलाया। जी अनय वापस आया, ये लो आइसक्रीम खाओ। उस आदमी ने अवरिका की आइसक्रीम उसको पकड़ा दी। उसने जल्दी से पकड़ लिया, खुश होकर के थैंक यू बोला और भाग गया। आपने मेरी आइसक्रीम क्यों दी? अवरिका ने अपना मुंह बिचकाते हुए गुस्से से अपने नानू को घूरा और कहा, मैं अपनी गुड़िया के लिए दूसरी आइसक्रीम खरीद देता हूँ। आपने उसे मारा था ना, इसलिए आपकी आइसक्रीम उसे दे दी। लड़ाई झगड़ा करना गंदी बात है। आपकी मासी को पता चलेगा तो ये कितना नाराज होंगी आप पर, पता है ना। मैं नानी के पास छुप जाऊंगी, मासी मुझे पकड़ नहीं पाएंगी। अवरिका खिलखिलाते हुए बोली। अरे शैतान इतनी सी है,
फिर भी पूरी की पूरी तूफान मेल है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अवरिका के सिर में हल्की सी चपत लगाई और फिर इसे आइसक्रीम दिलवाने चल पड़े। आइसक्रीम लेकर के अवरिका खुश हो गई और फिर दोनों वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। अवरिका अपने नानू के साथ एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। वह झट से गाड़ी से उतर गई और उछलते हुए घर के अंदर भाग गई। अरे अवरिका, आराम से, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, पीछे से उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन अवरिका अपने छोटे छोटे कदमों से किसी हिरनी के जैसे कुलाचे भरते हुए घर के अंदर घुसी। नानी, नानी ये देखो, अवरिका जोर जोर से चिल्लाई। अवरिका की आवाज सुनकर के करीब 50 साल की एक औरत कमरे से बाहर निकली और अवरिका को देख करके मुस्कुराते हुए बोली, अरे अवरिका, तू आ गई। अवरिका को देखते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई और वह खुशी से खिल गई। अवरिका के पास पहुंचते हुए उस औरत ने लपक करके इस नन्ही सी अवरिका को अपनी गोद में उठा लिया। नानी ये देखो मेरा प्राइज। अवरिका ने खुशी खुशी उस औरत को अपना मेडल दिखाते हुए कहा। अरे वाह, आपने फर्स्ट प्राइज जीता है। वह औरत खुश होते हुए बोली, जी नानी, सबको मेरा डांस इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि क्या बताऊं, इतना पसंद आया। सब उछल उछल करके जोर जोर से ताली बजा रहे थे और मैम ने मुझे ये दिया। अवरिका खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने चहकते हुए सारा समाचार उस औरत को बताया। अरे वाह मेरी गुड़िया, कह करके उस औरत ने अवरिका के गालों को चूम लिया। नानी, मासी कहाँ हैं? मैं अपना गिफ्ट उन्हें दिखा करके कह करके अवरिका उस औरत की गोंदी से उतरने के लिए मचलने लगी। उस औरत ने अवरिका को गोंद से उतरने के लिए मचलते देखा तो आराम से नीचे उतार दिया और जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाली थी कि अवरिका अपने नन्हे नन्हे पैरों से अंदर की तरफ भागी। अरे अवरिका, मासी नहीं है, वो वापिस गई हैं, सुन तो, उन्होंने पीछे से आवाज लगाई। लेकिन अवरिका नहीं रुकी और घर के अंदर की तरफ भागती चली गई। वह औरत खड़ी हो गई और मुस्कुराने लगी। तभी वह आदमी बाहर से अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, माधुरी कहाँ गई? वो तूफान में, अरे अपना प्राइज अपनी मासी को दिखाने अंदर की तरफ भाग करके गई है। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। भूमिका आ गई क्या? उस आदमी ने पूछा। अभी कहाँ आ गई, मैं उसे यही बोल रही थी, लेकिन वो सुनती कब है? जब तक खुद नहीं देख लेगी उसे तसल्ली नहीं लगेगी। उस औरत ने, जिसका नाम माधुरी था, बोली। थोड़ी देर बाद अवरिका मायूस होकर के बाहर निकली और बोली, नानी, मासी नहीं आई अभी? नहीं बेटा, अभी कहाँ आई? आप जानती हैं ना आपकी मासी को कितना काम है, वो बस आती ही होंगी। मैं आपको वही तो बता रही थी, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, माधुरी ने कहा। अवरिका का चेहरा रुआसा हो गया। मासी को हर वक्त काम रहता है, कितना काम करती हैं, वो बहुत गंदी हैं, मैं उनसे बात नहीं करूं। अवरिका ने मुंह बिचकाते हुए नाराज होकर के कहा। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, आपकी मासी को ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। अब आप बताओ उन्हें कहाँ से टाइम मिलेगा? उस औरत ने बोला। मैंने सुबह भी उनसे बोला था कि आज मेरे स्कूल में आना है, लेकिन वो स्कूल में नहीं आई। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, ना ही उनका दिया हुआ मिल्क पीऊंगी, ना ही उनसे स्कूल जाने के लिए तैयार होंगी। कह करके अवरिका ने मुंह फुला करके बैठ गई। हाँ, ये तो गलत बात है। आज आने दो आपकी मासी को, मैं उन्हें आज बहुत तेज से डांटती हूँ। मेरी गुड़िया को नाराज कर दिया, माधुरी ने अवरिका को फुसलाते हुए कहा। नानी, पिटाई भी करना जोर जोर से, अवरिका बोली। अरे हाँ, पिटाई भी कर दूंगी, वो भी जोर जोर से। हम दोनों मिल करके मासी की पिटाई करेंगे, कह करके माधुरी खिलखिला करके हंस पड़ी। उसको हंसते देख करके वो शख्स भी जोर जोर से हंसने लगा। माधुरी, तुम्हें पता है आज इस तूफान ने स्कूल में एक कारनामा किया। अचानक से उस आदमी को जैसे कुछ याद आ गया। ऐसा क्या किया? माधुरी ने उत्सुकता से पूछा। अरे आज इसने अपने से बड़े उम्र के लड़के को बुरी तरह से मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए। उस आदमी ने हैरानी से कहा। क्यों अवरिका, आपने स्कूल में लड़ाई किया? माधुरी ने अवरिका को आंख दिखाते हुए पूछा। नानी, ओ अनय बार बार मुझे छिपकली छिपकली बुला रहा था और उसने बोला कि मासी मुझे कहीं से उठा करके लाई थी और मेरे मम्मी पापा के लिए बुरा बुरा बोल रहा था, इसलिए मुझे जोर से गुस्सा आ गया। अवरिका ने मुंह बना करके कहा और जोर से अपना मुंह बिचकाया। नहीं बेटे, गुस्सा नहीं करते हैं, जिसको जो बोलना है बोलने दो। वो गंदा बच्चा है, आप अच्छी बच्ची हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नानी, मेरी मम्मी पापा
पापा कहाँ हैं? मासी मुझे क्यों नहीं बताती हैं? आप भी कुछ नहीं बताती हैं। सब मुझसे झूठ बोलते हैं कि वो आ जाएंगी आ जाएंगी। कब आएंगे मेरे मम्मी पापा? इतने दिन हो गए क्यों नहीं आ रहे हैं? अवरिका मचल करके बोली। अवरिका, आपके मम्मी पापा बहुत दूर गए हैं आपके लिए एक बड़ी सी और खूबसूरत सी डॉल लेकर के आने के लिए। जब वो डॉल लेकर के आएंगी तो फिर आपकी मासी आपको आपकी मम्मी पापा से मिलाने ले जाएंगी। माधुरी ने अवरिका को बहलाया। मुझे नहीं चाहिए डॉल, मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है। अवरिका मचल करके बोली, सबके मम्मी पापा तो उनके साथ रहते हैं, मेरे मम्मी पापा मेरे पास क्यों नहीं रहते हैं? अवरिका की आंखों में आंसू भर आया था। अच्छा ठीक है, आप रोइए मत, आज आपकी मासी से बात करती हूँ। अभी आप चुप हो जाइए और चलिए, आपका मुंह धुला करके आपको खाना खिला देती हूँ। फिर जब आपकी मासी आ जाएंगी तो फिर मैं उनसे बात कर लूंगी। कह करके माधुरी ने अवरिका को अपनी गोदी में उठा लिया और उसका हाथ मुंह धुलाने ले चली गई। अवरिका खाना खा करके सोफे पर बैठी हुई थी, माधुरी की गोदी में आकर के लेट गई। माधुरी धीरे धीरे उसके सिर पर थपकी देने लगी और एक परी की कहानी सुनाने लगी। सुनते सुनते कब अवरिका को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अवरिका सो गई, उसे आराम से सुला दो और भूमिका को फोन कर लो, वो कब तक आएगी? उस आदमी ने अवरिका को सोते देखा तो कहा, जी करती हूँ। कह करके माधुरी ने अवरिका का सिर अपनी गोदी से उतार करके आराम से सोफे पर रख दिया और सामने पड़े हुए फोन को उठा करके फोन करने लगी। करीब 1 घंटे बाद भूमिका घर में घुसी। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का सफेद वर्दी पहने एक ड्राइवर था जो भूमिका का सामान उठा करके अंदर आया। भूमिका आकर के सोफे पर बैठ गई और अवरिका के सिर को सहलाने लगी और प्यार से उसे देखने लगी। नौकरानी भूमिका के लिए पानी का गिलास लेकर के आई और भूमिका के सामने टेबल पर रख दिया। दीदी, बेबी को उसके कमरे में सुला दूं क्या? उस नौकरानी ने भूमिका से पूछा। नहीं लता, रहने दो, जब मैं जाऊंगी तो लेते जाऊंगी। अम्मा और पापा जी कहाँ हैं? अभी तो बेबी के पास ही बैठे थे, अभी जस्ट उठ करके गए हैं, शायद बाथरूम गई हूँ, मैं देखती हूँ। कह करके वह अंदर जाने लगी। रहने दो, अभी आ जाएंगी, आप अपना काम करो, भूमिका ने लता से कहा। दीदी, आप चाय पिएंगी या फिर पहले कपड़े बदलेंगी? लता ने पूछा। नहीं, पहले कपड़े बदलती हूँ, बस अम्मा आ जाएं। अवरिका के पास फिर से अंदर जाती हूँ, आप चाय बनाओ, पापा जी और अम्मा के लिए भी फिर एक साथ बैठ करके चाय पिएंगे। जी दीदी, कह करके लता अंदर चली गई। भूमिका प्यार से अवरिका को निहारने लगी और उसके सिर को हल्के हल्के सहलाती जा रही थी। आई एम सॉरी बेटा, मैंने आपके स्कूल में आने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक से एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी पड़ गई, इसी की वजह से आ नहीं पाई। मैं जानती हूं कि आप मेरा इंतजार कर रही थी। भूमिका बहुत गिल्टी फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसने झुक करके अवरिका के माथे पर किस किया, उसके आंखों में आंसू छलछला आए। अवरिका के स्कूल में न जा पाने का उसे बेहद अफसोस हो रहा था। तभी अंदर से वो पापा जी बाहर निकले और भूमिका को देख करके बोले, अरे भूमिका, तुम आ गई बेटा? कब आई? जी पापा जी, बस अभी आई हूँ। अवरिका ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? सॉरी पापा जी, वो एक मीटिंग में बिजी हो गई थी इसलिए आ नहीं पाई। मेरा आने का बहुत मन था और मेरा मन स्कूल में ही लगा रहा। अवरिका बार बार मुझे पूछ रही होगी ना? भूमिका बोली। अरे पूछ रही, वो आज तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है, बात भी नहीं करेगी, तुमसे तैयार भी नहीं होगी स्कूल जाने के लिए, और तुम जब मिल्क दोगी तो भी नहीं पिएगी। कह रही थी कि मासी गंदी हैं, मैं कभी भी उनसे बात नहीं करूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोले। भूमिका हल्के से मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था अवरिका मुझे ढूंढ रही होगी। कैसा रहा उसका परफॉर्मेंस? उसने अच्छे से तो किया ना? भूमिका ने उत्सुकता से पूछा। अरे अच्छे से किया, पहला प्राइज जीत करके आई है, ये तूफान मेल है, पापा जी ने खुश हो करके कहा। सच पापा जी? भूमिका खुशी से खिल गई। और क्या, बिल्कुल तूफान की तरह डांस कर रही थी अवरिका, वो खुश होते हुए बोले। भूमिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। पापा जी, आप अवरिका के पास बैठो, कहीं वो गिर ना जाए, मैं कपड़े बदल करके आती हूँ, कहीं ऐसा ना हो अवरिका गिर जाए। हाँ हाँ जाओ,
कह करके वो शख्स अवरिका के पास आकर के बैठ गया। भूमिका कपड़े बदलने अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद कपड़े बदल करके बाहर आई। उसका चेहरा धुला हुआ था और शरीर पर हल्का सा कपड़ा पहन रखा था। बालों को लपेट करके उसने जूड़े की शक्ल दे दी थी। वह बाहर आई तो माधुरी अवरिका के पास और उसके हस्बैंड दूसरे सोफे पर बैठे हुए थे। भूमिका उनके ठीक सामने वाले सिंगल सोफे पर जाकर के बैठ गई। आज बहुत देर हो गई भूमिका, कहाँ रह गई थी? माधुरी ने पूछा। अम्मा वो आज ऑफिस में एक जरूरी काम में फंस गई थी, इसी वजह से पूरा दिन बहुत ज्यादा बिजी रही। आप बताइए, आज तो अवरिका ने आपका दिमाग चाट लिया होगा। भूमिका मुस्कुराती हुई बोली। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल से आई और मैंने इसे खाना खिलाना, कहानी सुनते सुनते सो गई। भूमिका के ओंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। भूमिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा, अचानक माधुरी गंभीर होकर के बोली। हाँ अम्मा बोलिए, क्या बात करनी है? भूमिका भी गंभीर हो गई। उसने उत्सुकता से पूछा। भूमिका, अब अवरिका बड़ी हो रही है, धीरे धीरे समझदार होने लगी है। अब तक तो चल गया, लेकिन अब मुझे लगता है इसको असलियत बताना ही पड़ेगा। इसको बताना पड़ेगा कि तुम इसकी मम्मी हो। माधुरी बोली। क्यों, क्या हुआ अम्मा? कोई बात हुई क्या? भूमिका चौंक गई। कुछ हुआ नहीं बेटा, लेकिन आज जब वो स्कूल से आई तो बहुत उदास थी। कह रही थी कि सबके मम्मी पापा आए थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं आए। आखिर तुम उसे बता क्यों नहीं देती हो कि तुम ही इसकी मम्मी हो? माधुरी ने कहा। माधुरी की बात सुन करके भूमिका के चेहरे पर मानो दुनिया भर की तकलीफ आकर के सिमट गई हो। अम्मा, ये मेरी बेटी नहीं है, ये शालिनी भाभी और प्रदीप भैया की बेटी है। अगर मैं अभी अवरिका को सच बता दूंगी तो फिर अवरिका उन्हें अपना मम्मी पापा नहीं मानेगी। इसीलिए बचपन से आज तक मैंने अवरिका को यही बताया है कि मैं उसकी मम्मी नहीं हूँ, मासी हूँ। भूमिका का चेहरा उदास हो गया। भूमिका, ये कैसी जिद है तुम्हारी? आखिर कब और कैसे तुम अवरिका को उन्हें सौंपोगी? क्या तुम उन्हें अपनी अवरिका को सौंप पाओगी? क्या तुम ऐसे अपनी बेटी को किसी दूसरे को दे पाओगी? क्या तुम्हारा दिल मान जाएगा? माधुरी ने कहा। अम्मा, शालिनी भाभी का दुख मेरे दुख से कहीं ज्यादा है। उन्होंने मेरे लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं मान चुकी हूँ ये मेरी बेटी नहीं है और अवरिका को भी यही मानना पड़ेगा। उसके सामने और कोई चारा नहीं है। भूमिका बोली। भूमिका, क्या तुम्हारा मन नहीं करता अपने पति के पास जाने का, अपने घर जाने का? माधुरी ने पूछा। भूमिका की आंखें भर आई और उसका चेहरा बिगड़ने लगा। किसने कहा नहीं आती मम्मा? शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जिस दिन मैंने आरव को और शालिनी भाभी को याद नहीं किया हो। लेकिन कैसे जाऊं? शालिनी भाभी अभी भी ठीक नहीं हुई हैं। और तो और अब तो सब कुछ मीनल के हाथ में है। अगर मैं वहां गई तो फिर वो मीनल शालिनी भाभी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। उनकी जिंदगी मेरे दर्द से भी बड़ी है। एक बार शालिनी भाभी ठीक हो जाएं, फिर मैं मीनल को ऐसे मजा चखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें तक कांप जाएंगी। तब तक अवरिका, आरव और सबको यह दर्द सहना पड़ेगा। भूमिका बोली। क्या माधुरी, तुम भी पुरानी बातों को लेकर के बैठ गई? अभी अभी तो भूमिका थक हार करके आई है और तुम उसे रुला रही हो। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है भूमिका बेटा। तुम हमारी बेटी हो और फिर अगर मेरी यह तूफान मेल इस घर से चली गई, फिर हम ज्यादा दिन तक जिंदा ही कहाँ नहीं बचेंगे। एक वही तो है जिसने हम दोनों को बहला करके रखा है और तुम हो कि उसे भगाने पर तुली हो। वो आदमी अपनी पत्नी पर गुस्सा होते हुए बोला। पापा जी, मैं आप दोनों को छोड़ करके कैसे जा सकती हूँ? आप लोगों की वजह से ही मैं और मेरी बेटी जिंदा हैं, वरना हमारा ना जाने क्या होता। आप लोगों ने उस दिन मुझे लाचार और बेबस को सहारा नहीं दिया होता तो मैं आज ना जाने कहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रही होती। आप लोग मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। शायद भगवान ने ही आप दोनों को मेरी और मेरी मासूम बेटी की जिंदगी की हिफाजत के लिए भेजा है। आप लोगों ने मुझे और मेरी बेटी को जिस तरह से प्यार दिया है, शायद मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। भूमिका के आंखों से आंसू छलक पड़े थे। किसने कहा तुम मेरी बेटी नहीं हो? तुम मेरी बेटी हो और अवरिका हमारी नातिन। खबरदार जो दोबारा से ये कहा कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ और अवरिका हमारी नातिन नहीं है। माधुरी
बुरी तरह से नाराज हो गई। भूमिका को बहुत जोर की रुलाई फूट पड़ी और वह आकर के माधुरी के सीने से लिपट गई, मानो माधुरी उसकी माँ हो। वह माधुरी के सीने से लग करके सिसक पड़ी। माधुरी ने भूमिका को अपने सीने में छुपा लिया और बोली, भूमिका, मेरी बेटी कल्पना बिल्कुल तुम्हारे जैसे थी। जब उसे उस जालिम ने आधी रात को घर से निकाला तो वह भी प्रेग्नेंट थी। हमने कितने नाजों से और प्यार से उसे पाला था। वो हमारी इकलौती बेटी थी, इसलिए कभी भी उसे किसी चीज के लिए नाराज नहीं किया। उसकी शादी हम लोग कितने धूमधाम से उसी से करना चाहते थे जिससे वह प्यार करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वह बहुत खुश थी, लेकिन शायद मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। हमने भरोसा करके अपनी बेटी को उसके साथ रहने की और कहीं भी आने जाने की छूट दे रखी थी। हमने अपनी जीती जागती मुस्कुराती बेटी उस जालिम को सौंप दी थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो सिर्फ लाश बन करके, एक जिंदा लाश जिसे उस शैतान ने नोच करके खाया था। उस जालिम ने उसे नशीली दवाई खिला करके उसके साथ कई दिनों तक जानवरों जैसा सलूक किया, फिर तड़पने के लिए छोड़ दिया। सिर्फ उसी ने नहीं, ना जाने कितने लोगों ने बारी बारी से मेरी बेटी के साथ जानवरों जैसा सलूक किया और फिर एक दिन उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। नशीली दवाई के प्रभाव से 3 दिन तक मेरी कल्पना भूखी प्यासी पड़ी रही। उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका था। उस दवाई ने उसके सिर पर एक ऐसा गहरा असर कर दिया था कि वो बिल्कुल पागल हो गई थी। हमें जब इस बात का पता चला तो हम उसे लेकर के आए। उसे हमने अपनी मुस्कुराती कल्पना बनाने का बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसके दिल पर और शरीर पर इतने घाव कर रखे थे कि वो हंसना तो दूर मुस्कुरा भी नहीं पाई और एक दिन जहर पी करके सुसाइड कर लिया। मेरे इन्हीं हाथों में उसने यहीं पर दम तोड़ा था। मरते हुए वो बस इतना कह करके गई थी कि मम्मी, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। और फिर वो हमेशा के लिए हम दोनों को छोड़ करके चली गई। माधुरी बुरी तरह से रो पड़ी और उनके पति के आंखों से भी आंसू छलक पड़े थे। उस दिन जब तुम्हें भूखा प्यासा देखा तो ना जाने क्यों ऐसा लगा कि कहीं तुम उसी कल्पना का दूसरा रूप ना बन जाओ, कहीं एक और कल्पना जिंदगी से तकलीफों से हार मान करके या फिर इस बेरहम दुनिया की बेरहमी का शिकार हो करके सुसाइड ना कर ले। इसीलिए तुम्हें अपने पास बुला लिया और रख लिया। भूमिका, मैं अपनी बेटी कल्पना को तो खो चुकी हूँ और किसी तरह खुद को संभाल लिया। तुम और अवरिका जब इस घर में होते हो तो लगता है कि मेरी बेटी कल्पना अभी भी जिंदा है। तुम दोनों के चले जाने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप उठती है। माधुरी बुरी तरह से सुबक सुबक करके रोने लगी। माधुरी की बातें सुन करके भूमिका की आंखें भी भर आई और उसने भी आकर के माधुरी को संभाला और उसके आंसू पोंछे। अम्मा, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, खामखा आपको रुला दिया। भूमिका ने भी रोते हुए माफी मांगना शुरू कर दिया। अम्मा की बात सुन करके उसके भी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। नहीं नहीं भूमिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मैं ही भावनाओं में बह गई थी। तुम क्यों रो रही हो? माधुरी ने भूमिका को रोते हुए देखा तो उसने अपने जल्दी से आंसू पोंछे और बोली। दोनों ने एक दूसरे के आंसू साफ किए और फिर थोड़ी देर बाद शांत हुए। अच्छा, तुम एक काम करो, इस तूफान को ले जा करके कमरे में आराम से सुला दो। आज ये तुमको बहुत मिस कर रही थी और नाराज भी है। मैं जानती हूँ भूमिका, तुम्हें अवरिका की फिक्र है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर तुम्हें मौजूद रहना चाहिए था। वो तो उसके नानू थे, नहीं तो ये आज एक लड़के को तो मार मार करके भुर्ता बना देती। क्यों? भूमिका का माथा सिकुड़ गया। पता नहीं, कह रही थी कि उसने इसके मम्मी पापा के बारे में कुछ कह दिया था और छिपकली बोल करके चिढ़ा रहा था, इसलिए ये उससे भिड़ गई और पीट दिया। माधुरी मुस्कुराते हुए बोली, पापा जी, आपने इसे रोका क्यों नहीं? आपको अवरिका को डांटना चाहिए था। भूमिका नाराज होते हुए बोली, अरे बच्चे हैं, क्या डांटना, वैसे भी शुरुआत उसी ने की थी, बाद में उसने सॉरी भी बोला और फिर मैंने दोनों की दोस्ती भी करवाई। पापा जी, ये बहुत शैतान होती जा रही है, आप लोग इससे थोड़ा स्ट्रिक्टली डील करो। आप दोनों इसे इतना लाड करोगे तो ये बिगड़ जाएगी। देखा है इसको, अब दादी अम्मा की तरह कितना बोलने लगी है। भूमिका नाराजगी से बोली,
चुप कर तू, बड़ी आई है, इतनी सीधी और शरीफ बच्ची है, खामखा बेचारी को बदनाम कर रही है, नहीं तो जैसे जैसे बड़ी होगी सब समझ जाएगी। तू फिक्र मत कर, अभी उम्र ही कितनी है और इस तूफान को हम दोनों के लिए छोड़ दे, हम इसे पाल लेंगे। माधुरी ने अवरिका के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से देखा। अम्मा, इसे मैं ले जा करके कमरे में सुला देती हूँ और फिर सब बैठ करके डिनर करते हैं, कह करके भूमिका ने अवरिका को सोफे से उठाया और कमरे में ले जाने लगी। डिनर करने के बाद भूमिका अपने कमरे में सोने चली गई। अवरिका आराम से सो रही थी। भूमिका ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। अम्मा की बात उसके कानों में गूंज रही थी। बहुत दिनों के बाद आज उसका दिल फिर से बहुत ज्यादा उदास हो चला था। वह आरव के बिना जीना हद तक सीख गई थी, लेकिन अम्मा ने आज उसके पुराने जख्मों को कुरेद दिया और फिर से उसमें से खून रिसने लगा था। भूमिका जाने कब तक आरव और शालिनी के बारे में और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अवरिका को वह सुबह कैसे समझाएगी। अवरिका है तो छोटी सी ही, लेकिन बहुत जिद्दी है। एक बार जिस चीज के लिए जिद पकड़ लेती है फिर वह हर हाल में उसे पूरा करने की जिद ठान लेती है। भूमिका बहुत देर तक अपने अतीत की यादों में और वर्तमान की चुनौतियों से उलझी रही। आखिर में उसके दिमाग में एक उपाय आया और फिर कल सुबह वह उपाय करने का सोच करके वह चुपचाप अवरिका को अपनी बाहों में भर करके सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह अवरिका सो करके उठी। उसने सबसे पहले भूमिका को खोजा, लेकिन भूमिका तो उठ करके किचन में पहुंच चुकी थी। भूमिका को खोजते खोजते अवरिका भी किचन में पहुंच गई और भूमिका को देख करके उसे सुकून मिला। जैसे ही भूमिका किसी काम से पलटी, उसने देखा कि अवरिका इसके पीछे खड़ी थी। अरे आप जाग गई, आजा आजा मेरा बच्चा। भूमिका जमीन पर घुटने के बल बैठ गई और अपने दोनों हाथों को फैला करके अवरिका को देख करके भूमिका के होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। अवरिका नन्हे नन्हे कदमों से भाग कर आई और भूमिका के खुले हुए बाहों में समा गई। भूमिका ने उसके गालों पर किस किया और बोली, आपने नानू और नानी के पैर छुए, धरती माता के पैर छुए? ओ सॉरी मासी, मैं भूल गई। अवरिका ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा और मुंह बिचकाया। अवरिका की यह हरकत देख करके अनायास ही भूमिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वह भूमिका के बाहों से निकल करके जमीन पर झुक गई और जमीन छू करके अपने माथे को छू लिया और फिर भूमिका के पैर छुए। भूमिका ने प्यार से भर करके अवरिका के सिर पर हाथ फेरा। फिर वह बाहर की तरफ भाग गई। उसके पैरों की छोटी छोटी सी पायल बज रही थी। वह भाग करके अपने नानू और नानी के पास पहुंची, जो अभी तक बिस्तर में ही थे। हालांकि वो जाग गए थे लेकिन अभी भी बिस्तर से नहीं उठे थे। अवरिका ने उनके पैरों के पास से कंबल हटाया और फिर मासूमियत से दोनों के पैरों को हाथ लगा करके अपने माथे पर लगा लिया। अवरिका की इस हरकत से माधुरी तुरंत उठ करके बैठ गई और बोली, अरे मेरा बेटा जाग गया, आजा आजा, कह करके उन्होंने अवरिका को पकड़ करके ऊपर खींच लिया और अपने कंबल के अंदर ले लिया। आप इतने सुबह सुबह कैसे जाग गई? माधुरी प्यार से बोली। पता नहीं, अवरिका ने मुंह बना करके कहा। माधुरी और उसके हस्बैंड थोड़ी देर तक अवरिका को लाड करते रहे, फिर दोनों उठ गए। माधुरी ने अवरिका को ले जा करके उसका मुंह धुलाया और अपने भी मुंह धोए और फिर अवरिका माधुरी की उंगली पकड़ करके उन्हें बंगले के बाहर बने लान में जॉगिंग के लिए ले आई। भूमिका ने जब तक सबके लिए नाश्ता तैयार कर लिया था, उसने माधुरी को और पापा जी को बुलाया और खुद तैयार होकर के नाश्ते के टेबल पर आ गई और सबको आवाज दिया। तब तक माधुरी ने अवरिका को नहला धुला करके तैयार कर दिया था और उनकी छोटी सी उंगली पकड़ करके नाश्ते के लिए ले करके आई। अपने नानू और नानी के बीच में अवरिका बैठ गई। भूमिका ने अवरिका के लिए उसका नाश्ता तैयार किया और फिर उसे अवरिका को देते हुए बोली, अवरिका, नानू और नानी को ज्यादा तंग मत करना, और मैंने सुना है आपने कल अपने स्कूल में किसी से लड़ाई की थी। ऐसा नहीं करते हैं बेटा, लड़ाई करना बुरी बात है। आप अच्छी बच्ची हैं ना, प्रॉमिस कीजिए कि अब से आप किसी से लड़ाई नहीं करोगी। अवरिका ने सॉरी बोला और लड़ाई ना करने का प्रॉमिस किया। गुड गर्ल, आप मेरी अच्छी बेबी हो। और हाँ, कांग्रेचुलेशन, कल आपने फर्स्ट प्राइज जीता है। आई एम प्राउड ऑफ यू, वेल डन। भूमिका बोले, आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। अचानक अवरिका को कल की बात याद आ गई। वह तुनक करके गुस्सा होते हुए बोली, क्यों, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? भूमिका ने हैरान होने
का दिखावा किया, उसे सब पता था। आपने कल मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप आएंगी, बट आप नहीं आई, आप झूठ बोलती हैं, आप गंदी हैं। अवरिका ने गुस्से से कहा। आई एम सॉरी बेटा, मैं फंस गई थी इसलिए नहीं आ पाई, मुझे माफ़ कर दो। क्या आप अपनी मासी को माफ़ नहीं करोगी प्लीज? भूमिका ने अपने कान पकड़ते हुए मुंह बना करके मासूमियत से कहा। मैं आपको माफ़ करूंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर आप प्रॉमिस करें कि आप मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले जाओगी। अवरिका मासूमियत से बोली। भूमिका का चेहरा तुरंत ही गंभीर हो गया, जैसे अवरिका की बात सुनकर के उसके चेहरे का रंग उड़ गया हो। अभी आपके मम्मी पापा लौट करके वापस नहीं आए हैं, जैसे ही वो वापस आएंगे आपको उनसे मिलाने ले जाऊंगी, पक्का? प्रॉमिस? भूमिका ने कहा। उसका चेहरा गंभीर और उदास हो गया। नहीं, मुझे आज के आज ही मिलना है, अभी चलिए, आप झूठ बोलती हैं। वो आ गए हैं, अवरिका बुरी तरह से मचल करके बोली। ट्रस्ट मी अवरिका, बहुत जल्द ही आपकी मम्मी से आपकी मुलाकात करवाऊंगी, भूमिका ने कसमसाते हुए कहा। आप झूठी हैं, आप हर बार ऐसे ही बोलती हैं। सबके मम्मी पापा उन्हें स्कूल लेने आते हैं और मेरे नहीं आते हैं, भूमिका सुबकने लगी। भूमिका को सुबकते हुए देख करके भूमिका की भी आंखें भर आई, उसका कलेजा जैसे फट पड़ा। उसने लपक करके अवरिका को अपने सीने से चिपका लिया और फिर भरी आंखों से और भरे हुए गले से अवरिका को सच झूठ बोल करके समझाने और फुसलाने लगी। और उसके इस जद्दोजहद में माधुरी और पापा जी भी साथ दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से अवरिका स्कूल जाने को राजी हुई और फिर पापा जी उसे ले करके स्कूल छोड़ने चले गए। बेटा भूमिका, अब तुम क्या करोगी? इसने तो जिद पकड़ लिया है, माधुरी बोली। अम्मा, आज मैंने कुछ सोचा है जिससे ये कुछ दिन शांत रहेगी। शाम को जब ऑफिस से वापस आऊंगी तो आज अवरिका के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई होगी, कह करके भूमिका अपने ऑफिस जाने के लिए निकल गई। आरव का रोज का नियम था, वह सुबह सुबह अपनी शालिनी भाभी को व्हील चेयर पर बैठा करके उन्हें सुबह और शाम की सैर कराता और उनकी देखभाल करता। छुट्टी वाले दिन उन्हें धूप में ले जाता। बाकी कामों के लिए उसने एक प्राइवेट नर्स रख रखी थी। शालिनी का कमरा पूरा का पूरा हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था, जहां पर हर वक्त इमरजेंसी के लिए सारे बंदोबस्त थे। आरव रोज सुबह शालिनी से अपने पिछले दिन की सारी बातें करता था। वो जवाब तो नहीं देती थी, लेकिन आरव उनसे अपने सुख दुख की सारी बातें करता था और बिना उनके साथ वक्त गुजारे उसे तसल्ली नहीं मिलती थी। इन 5 सालों में आरव में कुछ खास बदलाव नहीं आया था, बस उसकी आंखें थोड़ी अंदर की तरफ धंस गई थी। उसकी वजह यह थी कि अक्सर आरव रात भर जागता रहता था। आज भी आरव शालिनी को टहला करके उन्हें उसके कमरे में छोड़ा। शालिनी को ऊपर से नीचे ले जाने के लिए प्रदीप ने घर में एक लिफ्ट लगवा दी थी, जिससे शालिनी को व्हील चेयर पर बैठा करके मूव करने में आसानी हो। इन 5 सालों में लगभग सभी भूमिका को भूल चुके थे, सिवाय एक आदमी के जिसका नाम था आरव। आखिर वो कैसे भूल सकता था अपनी उस भूमिका को जो उसके दिल में बसती थी। जब कभी आरव भूमिका के लिए बेचैन हो जाता तो फिर शालिनी भाभी के सामने बैठ करके अपने दिल की बात कर लेता था और उनके ही कंधे को सहारा लेकर के रो लेता था। अभी आरव शालिनी को उसके कमरे में छोड़ करके आया ही था कि मीनल आरव के कमरे में आ धमकी। आरव, मुझे आज मार्केट ले चलो, मुझे शॉपिंग करनी है, मीनल ने कहा। आरव ने घूर करके मीनल की तरफ देखा और बोला, ड्राइवर के साथ अकेली चले जाओ और मुझे टाइम नहीं है। आरव किलस करके बोला, अच्छा, इसको रोज 2 घंटे घुमाने का टाइम है, उसके साथ बैठ करके बात करने का टाइम है और मुझे मार्केट ले जाने का टाइम नहीं है। मीनल ने गुस्से से कहा। हाँ है, ये मेरी भाभी हैं, मेरी दोस्त है, मेरी दूसरी माँ है, इनके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। खबरदार, जो मेरी भाभी के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम होती कौन हो मुझे ऐसा बोलने वाली? आरव मीनल के इस बात पर बुरी तरह से भड़क गई। मैं होती कौन हूँ? तुम भूल गए हो आरव कि मैं तुम्हारी बीबी हूँ, मेरा तुम पर अधिकार है। तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मुझे कौन ले जाएगा? मीनल ने अधिकार जताते हुए कहा। मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी बीबी, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी का नाम भूमिका है, वही मेरी बीबी है, इसके अलावा मेरी और कोई पत्नी नहीं है।
तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की बहू हो, बस मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरी भूमिका की जगह कभी नहीं ले सकती हो। तुम भले ही कैसे भी करके मेरी बीवी का दर्जा पाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन मेरा प्यार कभी हासिल नहीं कर पाओगी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने मुझे मजबूर कर दिया और आखिरकार मुझे मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी। पर तुम मुझे सिर्फ शादी के लिए मजबूर कर सकती हो, मुझे तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती तुम। मेरा पहला और आखिरी प्यार भूमिका है और मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, कभी भी नहीं। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, आरव गुस्से से बोला। मीनल के आंखों में दर्द की परछाई तैर गई, मानो आरव ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया हो। भूमिका भूमिका भूमिका, इस भूमिका ने न जाने ऐसा कौन सा जादू तुम पर कर दिया है कि हर वक्त उसी की माला जपते रहते हो। उसको गए हुए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी तुम्हारे दिमाग से वो गई नहीं है। आरव, क्या कमी है मेरे प्यार में? क्यों नहीं भुला पा रहे हो भूमिका को? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। जैसा जैसा तुम कहते गए वैसा वैसा करती गई। यहाँ तक भैया से भी रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन फिर भी तुम अभी तक मुझे अपनी पत्नी का हक नहीं दे रहे हो। क्या मेरा तुमसे प्यार करना गुनाह हो गया? तुम क्यों नहीं समझते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? आरव की बात सुन करके मीनल की आंखों में आंसू भर आए। मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझसे शादी मत करो, मैं तुम्हें अपना नहीं बना पाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें हर हाल में मुझसे ही शादी करनी थी, तो अब भुगतो। मैं मजबूर था, लेकिन तुम नहीं। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझे मजबूर किया था। तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम तो इनकार कर सकती थी? तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे दिल में भूमिका के अलावा कोई और नहीं है। मैं मरते दम तक भूमिका को नहीं भुला सकता हूँ, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। मैं क्या करूँ? अब भी वक्त है, अब भी तुम चाहो तो आज़ाद हो सकती हो। मेरी जिंदगी में भूमिका के अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं आ सकती है। मरते दम तक मैं भूमिका के अलावा किसी और का ख्याल भी नहीं देख सकता, आरव ने कहा। 5 साल आरव, 5 साल कम नहीं होते हैं। क्या पता भूमिका ने दूसरी शादी कर ली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वह इस दुनिया में ही ना हो। अगर इन 5 सालों में वह मर गई होगी, तब तुम सोचो, अगर वो जिंदा होती तो कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर उससे मुलाकात होती। मुझे लगता है वो कहीं पर मर खप गई होगी, मीनल ने किलस करके कहा। नहीं, वह नहीं मर सकती है, उसे जिंदा रहना पड़ेगा। वो ऐसे कैसे मर सकती है? अभी तो उसे मेरे सवालों का जवाब देना है। अभी तो उसे मुझे वजह बतानी होगी कि उसने मुझे अचानक से छोड़ दिया क्यों? क्या वजह थी जो उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया? आरव का चेहरा धड़कने लगा था। आरव, जो हो गया उसे भूल कर एक नई जिंदगी शुरू करो। एक बार मेरे तरफ देख करके, एक बार मेरी तरफ कदम बढ़ा करके देखो। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, उस भूमिका को भी। आरव, बस एक बार मेरी बात मान करके तो देखो। मीनल ने आरव से मिन्नत की। ऐसा कभी नहीं हो सकता मीनल, कभी नहीं हो सकता। इससे बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और मुझसे रिश्ता तोड़ करके कहीं चली जाओ। तुम मुझे कभी नहीं पा सकती हो, मेरा दिल कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, कह करके आरव तेजी से निकल गया। मीनल को बहुत तेज गुस्सा आया, वह पैर पटकते हुए चली गई। उसने गाड़ी उठाई और मार्केट चली गई। मीनल जब बाजार से वापस लौटी तो नशे में टुल्ल थी। उसके कदम जहां के तहां पड़ रहे थे। आरव ने उसे 2 टूक मना कर दिया, इसलिए उसका मूड खराब था। वह आरव की बीवी होते हुए भी आरव के प्यार से उतनी ही दूर थी जितनी आरव की बीवी बनने के पहले, और ये बात मीनल को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ जीत करके भी हार गई हो। आरव ने उसके दिलो दिमाग पर ऐसी चोट पहुंचाई कि आज उसका दिमाग फटने के कगार पर पहुंच चुका था और उसका सब्र जवाब दे गया था। इसी वजह से आज उसने अपना वो अच्छी बहू होने का लबादा उतार दिया और वो अपने असली रूप में आ गई थी। आखिर वह किसके लिए अच्छी बनी, जिसके लिए
उसने अच्छी बनने का नाटक किया था, वो तो उसे छूना तो दूर उसकी परछाई से भी नफरत करता है। इसी वजह से मीनल को बुरी तरह से दिल टूट गया था। आरव के दो टूक इनकार ने मीनल की असलियत उजागर कर दी। मीनल एक बोतल पी करके आई थी और एक बोतल अपने साथ लाई थी। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से घर के अंदर घुसी। आरव, प्रदीप और कमलकांत जी ऑफिस चले गए थे। घर में सिर्फ और सिर्फ मीनल और आरव की मम्मी मौजूद थी। मीनल को नशे की हालत में देख करके आरव की मम्मी के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज पहली बार वो मीनल को के नशे में देख रही थी। मीनल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों चल रही हो? आरव की मम्मी घबरा करके मीनल की तरफ दौड़ी। तभी उनके नथुने में शराब का तेज भभका लगा और वो तुरंत ठिठक गई और जल्दी से 2 कदम पीछे हो गई। हे भगवान, तुमने पी रखी है। आरव की मम्मी ने मीनल को शराब के नशे में देख करके हैरानी से कहा। तो क्या हुआ? शराब ही तो पिया है, इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? मीनल ने बेशर्मी से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में शराब पी करके आने की? और तुम शराब कब से पीने लगी? तुम्हें जरा सी भी शर्म है कि नहीं है? कोई इस तरह तुम्हें देखेगा तो क्या कहेगा कि आरव की पत्नी शराब पीती है? किसी और को तो छोड़ो, अगर आरव को पता चल गया कि तुमने शराब पिया है तो वो क्या करेगा, इसका तुम्हें अंदाजा भी है? आरव की मम्मी भड़कती हुई बोली। क्या करेगा? छोड़ देगा। वैसे ही कौन सा मेरे साथ सोता है, साला नामर्द कहीं का, मीनल ने कहा। मीनल के इस तरह बोलने से आरव की मम्मी का मुंह खुला का खुला रह गया। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि मीनल को हो क्या गया है। वो शॉक्ड थी और उनके मुंह से बस इतना निकला, मतलब ये कि तेरा बेटा मुझे अपनी बीबी नहीं मानता है। वो अभी भी उस भूमिका को अपनी बीबी मानता है जो कई साल पहले चली गई है। ना जाने उसने तेरे बेटे को कौन सा भुट्टी पिला दिया है कि वो मेरे पास सोने की तो दूर मुझे छूता भी नहीं है। अभी तक हमारी सुहाग रात भी नहीं मनी है। मीनल नशे की हालत में बोली। छी छी छी, कैसी बेशर्मी सी बातें कर रही हो। जाओ जा करके सो जाओ, इस वक्त तुम होश में नहीं हो। आरव की मम्मी खुद शर्मा गई और झेंपती हुई बोली। आज नहीं सोना है, आज पूरी रात पीऊंगी। ये देख, एक बोतल और लाई हूं, साला इधर इधर जल रहा है। मीनल ने अपने दिल वाले हिस्से को अपने हाथों की उंगलियों से दिखाते हुए कहा। तेरा बेटा बोलता है कि चली जाओ, मैं तुम्हें अपनी बीबी का दर्जा नहीं दे सकता हूं। साला सारे किए किराए पर पानी फिर गया। उसे पाने के लिए मैंने क्या क्या तिकड़म नहीं अपनाए, क्या क्या पापड़ नहीं बेले, लेकिन उसको मुझमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कह करके मीनल धम्म से सोफे पर बैठ गई। आरव की मम्मी हैरान सी मीनल की ओर उसकी हरकतों को देख रही थी। मीनल ने हाथ में पकड़े हुए बोतल का ढक्कन खोला और उसे बोतल सुधा अपने ओंठों से लगा करके और कई घूंट ऐसे ही पी गई और खुद ही उसने बुरा सा मुंह बनाया। आरव की मम्मी मीनल का ये बदला हुआ रूप हैरानी से देख रही थी, उन्हें मानो झटके पर झटके लग रहे हों। अचानक से मीनल ने अपनी लाल लाल आंखों घूर करके आरव की मम्मी की तरफ देख करके बोला, ए बुढ़िया इधर आ। आरव की मम्मी अपने आप को बुढ़िया बुलाए जाने से हैरान थी। उनकी आंखें हैरानी से बाहर उबल पड़ने को बेताब थी। अरे आना, देख क्या रही है? इस घर में जिसको देखो साला घूरता रहता है जैसे मैं कोई जानवर हूं। आ रही है या नहीं इधर? मीनल ने तेज आवाज में चिल्ला करके कहा। आरव की मम्मी मीनल के इस तरह इतनी तेज चिल्ला करके बुलाए जाने से डर गई और जल्दी से मीनल के पास आ गई। मीनल ने उसका हाथ अपने हाथों से पकड़ लिया। वो कसमसाने लगी और अपना हाथ छुड़ाने लगी। मीनल का यह रूप देख करके वो बुरी तरह से घबराई हुई थे। चुपचाप खड़ी रह, ज्यादा नाटक करेगी तो यही बोतल तेरी खोपड़ी पर फोड़ दूंगी और फिर तेरे पेट में घुसेड़ करके जान से मार दूंगी। बहुत हुआ सम्मान, अब तुम लोग देखोगे मीनल का असली चेहरा, मीनल ने कहा। आरव की मम्मी को घबराहट से बुरा हाल था। उन्होंने ऐसा कुछ पहली बार देखा था जो बुरी तरह से डर गई थी और एकदम से शांत हो गई, जैसे क्लास में टीचर के आने के बाद बच्चे शांत हो जाते हैं। मीनल ने उसका हाथ पकड़ करके अपने ड्रेस के अंदर में डाल लिया और आरव की मम्मी के हाथों को दबाव अपने स्तनों पर बनाने लगी। मीनल की इस हरकत से आरव की मम्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ निकालना चाहा। ये देख, क्या मैं सेक्सी नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ, मेरे शरीर में कोई कमी है क्या? फिर तेरा बेटा मेरे पास नहीं आता है क्यों?
क्यों मुझे प्यार नहीं करता है, क्यों? मीनल बुरी तरह से हर्ट थी और नशा उस पर पूरी तरह हावी था। मीनल रह रह करके अपने बोतल से डायरेक्ट घूंट पीती जा रही थी और अनाप शनाप बोलती जा रही थी। आरव की मम्मी ने प्यार से मीनल को समझाने की कोशिश की। वो बुरी तरह डरी हुई थी, उनके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। मीनल, मैं आरव को समझाऊंगी, ऐसे कैसे करेगा? तुम उसकी बीबी हो। काहे की बीबी? अभी तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। उसे उस शालिनी से बात करने की फुर्सत है जो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना समझ सकती है। उसके साथ तो 2-2 घंटे बैठा रहता है और ना जाने क्या क्या बातें करता है, और मेरे साथ 1 मिनट भी बात नहीं करना चाहता। जैसे मैं इंसान नहीं हूं। कब तक बर्दाश्त करूं? कब तक? पिछले 2 साल से बर्दाश्त ही तो कर रही हूं, अब बर्दाश्त नहीं होता है। मीनल की आदत है, जो चीज उसे प्यार से नहीं मिलती है वह उसे हासिल कर लेती है। अब लगता है कि आरव का प्यार भी मुझे जबरदस्ती हासिल करना पड़ेगा। मीनल ने लाल लाल आंखों में देखते हुए कहा। मीनल, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, आने दो। आज आरव को उससे मैं अच्छी आज बात करती हूँ। आरव की मम्मी बोली, उससे बात करके उसे समझा दें कि वो उस हरामजादी कमीनी भूमिका को भूल करके मुझसे प्यार करे, वरना फिर इस घर में ऐसा तमाशा होगा कि तुम लोग अपना मुंह छिपाने की जगह नहीं पाओगे। अगर तेरा बेटा मेरे साथ सोने को राजी नहीं हुआ तो मैं रोज खुद एक नया आदमी इस घर में लाऊंगी और फिर उसके साथ सोऊंगी, और किसी ने भी बीच में टांग अड़ाई तो उसकी जान ले लूंगी, समझी? मीनल ने बेशर्मी की हद पार करते हुए कहा। आरव की मम्मी मीनल की बातें सुनकर के शॉक्ड थी। वह हैरानी से आंखें फाड़े मीनल को देख रही थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। समझी कि नहीं? मीनल ने गुर्रा करके दोबारा से कहा। समझ गई, समझ गई। मीनल के गुर्राने से आरव की मम्मी दहल गई और कांपते हुए जल्दी से बोली, गुड, समझा देना अच्छे से अपने बेटे को। अब मैं जा रही हूँ उस शालिनी की खबर लेने, उससे भी तो पूछूं कि रोज सुबह मेरे पति से क्या बात करती है। कह करके मीनल ऊपर जाने लगी। नहीं मीनल, शालिनी को कुछ मत कहना, उसकी हालत तो वैसे ही खराब है। बेचारी खुद ही बिस्तर पर पड़ी है, इन सब में उसकी क्या गलती है? आरव की मम्मी मीनल को इस हालत में ऊपर जाते हुए देख करके घबरा गई और सहमते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप, आवाज मत निकालना वरना जान से मार दूंगी। मीनल ने गुस्से से घूरते हुए कहा और सीढ़ियों के रास्ते लड़खड़ाते हुए ऊपर जाने लगी। उसके हाथ में अब भी पीने की बोतल थी। मीनल शालिनी के कमरे में पहुंची और उसके पास जा करके उसे झकझोरने लगी। ओ उठ जाना, कब तक ऐसे सोती रहेगी? उठकर बताना सबको। उसने नशे में ही 2-3 बार शालिनी को झकझोरा और उठाने की कोशिश की, लेकिन शालिनी के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। मीनल को और जोर का गुस्सा आया और उसने जोर जोर से शालिनी को कई बार झकझोरा और उसे भला बुरा कहते हुए उठाने लगी। लेकिन जब शालिनी के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो उसे जोर का गुस्सा आ गया और उसने शालिनी के गाल पर खींच खींच करके जोर जोर से 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और नशे की हालत में उसे बुरी बुरी गालियां भी देने लगी और अनाप शनाप बोलने लगी। लेकिन शालिनी वैसे की वैसे ही निस्तेज पड़ी रही। मीनल थोड़ी देर बड़बड़ा करके शालिनी के कमरे से बाहर निकली और फिर बगल में ही अपने कमरे में जा करके उसने एक ही सांस में पूरी बोतल में बची हुई पी गई और फिर उस खिड़की को खोला जिस खिड़की से वो कूद करके भागी थी, और बोतल को उसने खिड़की के बाहर उछाल दिया जो शायद घर के बाहर लान में जा करके गिरा। लड़खड़ाते हुए उसने खिड़की को बंद किया और फिर बिस्तर पर आ करके लुढ़क गई। उसने इतनी ज़्यादा पी रखी थी कि एक बार जो गिरी फिर उसकी उठने की हिम्मत नहीं हुई और वैसे पड़े पड़े ही वो सो गई, या यूं कहें कि नशे में बेसुध हो गई। मीनल के शालिनी के कमरे से चले आने के बाद एक करिश्मा हुआ। ना जाने कैसे शालिनी के आंखों से आंसू बह करके उसके गालों तक लुढ़क आए थे। हालांकि आंखों से सिर्फ वो आंसू ही बाहर निकले थे, इसके अलावा शालिनी के शरीर में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हुआ था। रात में जब आरव घर आया तो रोज की तरह शालिनी भाभी के कमरे में गया और दिन भर की सारी बातें उन्हें बताने लगा। वह पागलों की तरह शालिनी भाभी से बात कर ही रहा था और मजे की बात उनसे हंसी मजाक भी करता रहा। अचानक से उसकी नज़र शालिनी के गालों पर पड़ी। उसने जो देखा वो बुरी तरह चौंक गया। शालिनी के गाल लाल थे और उसके गालों पर उसी के आंसू
बह करके सूख चुके थे, लेकिन अभी भी उसके निशान और लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। आरव जल्दी से शालिनी भाभी के पास आया और उसे गौर से देखने लगा। उसने उसके गालों के लाल होने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तो और गौर से उन आंसुओं को ले करके भी देख रहा था। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि यह आंसू ही हैं, उसने पूरे घर को चिल्ला चिल्ला करके जमा कर लिया और फिर सब के सब शालिनी के इर्द गिर्द जमा हो गए और अपने अपने तरीके से उसे बुलाने और होश में लाने की कोशिश करने लगे और उसे उठाने की जद्दोजहद में लग गए। लेकिन शालिनी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो जैसे को तैसे पड़ी रही। आखिरकार सब थक हार करके सोने चले गए। प्रदीप और आरव सब के चले जाने के बाद भी बहुत देर तक शालिनी के पास इस उम्मीद से बैठे रहे कि शायद उसे होश आ जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आरव कब तक जागते रहोगे? भगवान ना जाने कब मेरी इस जिंदगी में वापस से खुशियों का सवेरा करेगा। अब तो उम्मीद भी टूटने लगी है भाई। ना जाने मेरी शालिनी ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था कि इतने सालों से वो ऐसे जिंदा लाश की तरह पड़ी है। उसकी आवाज़ सुनने को तरस गया हूँ। बोलते बोलते प्रदीप की आंखों से आंसू बहने लगे। आप हिम्मत ना हारिए भैया, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। एक ना एक दिन भाभी को ठीक होना ही पड़ेगा। इतने सालों बाद आज भाभी के आंखों से आंसू निकले हैं, वजह जो भी रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्द ही भाभी ठीक हो जाएंगी और फिर से मुझे आरव भैया कह करके बुलाएंगी। आप देख लेना, वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मेरा दिल कह रहा है। प्रदीप को रोते देख करके आरव की भी आंखें भर आई थी। अब तो भगवान का ही सहारा है, वो बस जल्द से जल्द मुझे वही हंसती खेलती मुस्कुराती हुई शालिनी वापस कर दें। उसके बिना मैं अधूरा हो गया हूँ। आरव, प्रदीप ने कहा, भैया आप भाभी को लेकर के हॉस्पिटल चले जाइए, उन्हें दिखा लाइए। मुझे ऐसा लगता है कि भाभी की आंखों में आंसू बहना हमारे लिए शुभ संकेत है। आरव ने अपने आप को संभालते हुए कहा। आरव, कल और परसों फॉरेन से 2 क्लाइंट आ रहे हैं। कल और परसों तो मेरी मीटिंग है। कल तो तुम्हें भी रहना है। एक काम करो, तुम परसों शालिनी को लेकर के हॉस्पिटल और डॉक्टर को दिखा लाओ। उन्हें पूरी बात बता देना कि क्या पता भगवान को भी अब मेरी शालिनी पर दया आ गई हो। प्रदीप ने कहा, ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझें। अब मैं जा रहा हूँ सोने। अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बिना हिचक आवाज दे देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। कह करके आरव सोने चला गया और प्रदीप ने दरवाजा बंद कर लिया। आरव अपने कमरे में पहुंचा और मीनल पूरे बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी। उसके बाल बिखर करके उसके चेहरे पर आए हुए थे और वह जोर से सांसें ले रही थी और बहुत ही डरावनी लग रही थी। आरव ने नफरत और हिकारत से मीनल की तरफ देखा और चुपचाप अपने कपड़े बदले और रोज की तरह दरवाजा बंद करके बगल के ही गेस्ट रूम में सोने चला गया। शाम को जब भूमिका ऑफिस से वापस घर आई तो उसके हाथ में कुछ था जिसे उसने अपने पीठ के पीछे छुपा रखा था। अब वह आरविका को बुलाते हुए घर में घुसी। भूमिका को देखते ही आरविका माधुरी की गोदी से निकल करके भागती हुई भूमिका के पास आ गई और उससे लिपट गई। मासी, आरविका ने भूमिका से लिपटते हुए कहा, कैसी है मेरी तूफान मेल? आज आपने नानू और नानी को तो तंग नहीं किया ना? भूमिका ने आरविका को लाड करते हुए कहा। नहीं मासी, आज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी से झगड़ा भी नहीं किया है ना नानी? आरविका ने माधुरी से हुंकारी भरवाई। हाँ हाँ, नहीं किया है। अब मेरी तूफान मेल बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, वो गुड गर्ल है। माधुरी ने मुस्कुरा करके प्यार से कहा। मासी, आप पीछे क्या छुपा रही हैं? आरविका ने भूमिका को अपना हाथ पीछे रखे हुए देख करके मासूमियत से बोली। आरविका की बात सुन करके तीनों के तीनों चौंक गए और सबकी नजरें भूमिका के पीछे छुपे हुए हाथों पर चली गई। आज आपके लिए सरप्राइज है। आज आपकी मम्मी और पापा ने आपके लिए कुछ भेजा है। भूमिका मुस्कुराती हुई बोली। मम्मी पापा ने मेरे लिए? क्या? आरविका का चेहरा खुशी से खिल गया और वह जल्दी से बोली, पता नहीं, इसे मैंने खोला नहीं। उन्होंने मुझे बोला था कि आप मत खोलना, इसे आरविका ही खोलेगी, भूमिका ने कहा। माधुरी, पापा जी? दोनों उत्सुकता से भूमिका की तरफ देख रहे थे, मानो भूमिका
भूमिका ना हो करके कोई जादूगरनी है और कोई जादू दिखाने जा रही है। वो दोनों भी उतने ही उत्सुक थे जितनी की आरविका थी। जल्दी दीजिए मुझे। आरविका भूमिका की बात सुनकर के मचल गई। भूमिका ने अपना वह छुपा हुआ हाथ आगे निकाला और कागजों में लिपटा हुआ कुछ आरविका की तरफ बढ़ा दिया। आरविका ने जल्दी से वह पैकेट पकड़ लिया और फटाफट खोलना शुरू कर दिया। और जब उसे खोला तो उसने देखा कि उसमें फ्रेम किया हुआ किसी का फोटो था। यह कौन है मासी? भूमिका ने उस फोटो को ना पहचानते हुए पूछा। दिखाना जरा, मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं, कह करके जैसे ही भूमिका ने फोटो लिया उसके बाद उसने हैरान हो करके शानदार एक्टिंग की। अरे यह तो आपके मम्मी और पापा हैं। भूमिका खुश होकर के बोली। क्या मेरे मम्मी पापा? आरविका ने जब यह बात सुनी तो उसने लपक करके भूमिका के हाथ से वह फोटो छीन लिया और उसे ध्यान से देखने लगी। उसने करीब आधे मिनट तक उस फोटो को गौर से देखा और फिर चहकते हुए उसे दिखाने के लिए अपने नाना और नानी की तरफ भागी। नानू यह देखो मेरे मम्मी पापा। आरविका उस फोटो को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और गुलाब की तरह खिल गई थी। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके मुस्कुराहट देख करके उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसने भाग करके वह फोटो सबको दिखाया और फिर वापस भूमिका के सामने आकर के खड़ी हो गई। यह आपको कहां से मिली मासी? क्या मम्मी पापा आए थे? उन्हें आप मेरे पास क्यों नहीं लेकर के आई? आरविका ने भूमिका से पूछा। नहीं, वो आए नहीं थे। उन्होंने आपके लिए यह भेजा है और साथ में आपके लिए एक लेटर भी भेजा है। ये देखो, कह करके भूमिका ने अपने पर्स से एक पन्ने पर लिखा हुआ कुछ निकाला और आरविका को देते हुए बोली। आरविका ने वह लेटर हाथ में लेकर के उलट पुलट करके देखा और फिर भूमिका की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मासी क्या लिखा है इसमें, पढ़ो। भूमिका ने वह पन्ना खोला और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी प्यारी बेटी आरविका, आई लव यू। आई एम सॉरी बेटा, मैं अभी तुमसे मिलने नहीं आ पा रही हूँ। सुना है कि आपने अपने स्कूल में डांस किया था और फर्स्ट प्राइज जीता है। आपको बहुत बहुत बधाई हो मेरी बेटी। मेरी बेटी है ही नंबर 1। मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। क्या करूं, मैं आपसे बहुत दूर हूं। मेरा भी मन आपसे मिलने को बेचैन है लेकिन आ नहीं सकता हूं। लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत मिस करता हूं। वो क्या है, आपके लिए एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी बिल्कुल आपके जैसी क्यूट सी डाल लाने का सोच रहा हूं। लेकिन वह डाल वाला है ना, वह आपके जैसी प्यारी सी डाल बना ही नहीं पा रहा है। इसलिए मुझे टाइम लग रहा है लेकिन बहुत जल्द ही मैं आपके मम्मी के साथ आपके पास आ जाऊंगा और फिर हम तीनों एक साथ रहेंगे। तब तक आप अपनी मासी के पास रहो और नानी और नानू के पास रहो। मैं अपनी गुड़िया के लिए बहुत ही जल्द एक खूबसूरत सी डाल, बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारे आइसक्रीम और बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी ड्रेसेस लेकर के आऊँगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। मुझे पता है आप भी मुझे बहुत याद करती हो, लेकिन क्या करूँ मेरी गुड़िया, मैं अभी आपके पास नहीं आ सकता हूं लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपसे बहुत जल्दी ही मिलूंगा। आप रोना नहीं और मासी को, नानी और नानू को तंग मत करना। मासी आपकी शिकायत कर रही थी कि आप स्कूल में लड़ाई करती हैं। यह गंदी बात है बेटे। आप मेरी प्यारी बेटी हैं, इतनी समझदार, इतनी अच्छी हो तो फिर आपने लड़ाई क्यों की? अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा और फिर नहीं आऊंगा। इसलिए आप लड़ाई ना करें। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊंगा। तब तक आप अपनी मासी के साथ रहें। आई लव यू, आपके पापा। पढ़ते पढ़ते अनायास ही भूमिका की आंखों से आंसू छलक पड़े और आरविका के भी आंखों में आंसू भर आए। उन दोनों को इस तरह रोते देख करके अनायास ही माधुरी की आंखें भी बरस पड़ी। भूमिका ने नजरें उठा करके आरविका की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और मुंह रोने जैसा हो गया था। आरविका को इस तरह से उदास और रोते हुए देख करके भूमिका के दिल में जैसे किसी ने जोर से मुक्का मार दिया हो। उसका दिल जैसे हलक में आ गया हो। उसने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोली, आप रो क्यों रही हैं? आई एम सॉरी मासी, मैं अब कभी भी आपसे गुस्सा नहीं करूंगी। सॉरी, मैं आपसे नाराज हुई। पापा से बोल देना कि वो मुझसे गुस्सा ना करें और जल्दी से मुझसे मिलने आएं। मैं उनकी अच्छी बच्ची हूँ।
अब मैं कभी भी लड़ाई नहीं करूंगी। आरविका के बाल मन पर उस चिट्ठी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह अपने आप को दोषी समझने लगी। आरविका की बात सुनकर के भूमिका का दिल भर आया। उसने लपक करके आरविका को अपने सीने में छुपा लिया और फिर फपक फपक करके रो पड़ी। उसी के साथ साथ आरविका भी रोने लगी। दोनों को इस तरह से लिपट करके रोता हुआ देख करके माधुरी उठ करके आई और दोनों को अलग किया और फिर दोनों को चुप कराया। उन दोनों की इस आंख मिचौली से माधुरी और पापा जी भी की आंखें नम हो गई थी। जब से आरविका को अपने मम्मी पापा यानी शालिनी और प्रदीप की तस्वीर मिली थी, तब से वह उसे सीने से चिपकाए चिपकाए ही घूम रही थी और बार बार उस तस्वीर को देख रही थी। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी ऐसा तो कभी वैसा। वह बार बार उस फोटो को देखती और उसे लेकर के वे अपने नानी के पास तो कभी भूमिका के पास तो कभी पापा जी के पास जा करके ऐसी है और वैसी ही बोलती रहती। जब से उसके हाथ से वह तस्वीर लगी है, तब से वह बहुत खुश है और बस उस तस्वीर में दिख रहे फोटो की ही बातें करने से नहीं थकती है। बड़ी मुश्किल से आरविका के हाथ से उसकी तस्वीर को अलग करके भूमिका ने उसे खाना खिलाया और फिर जब वह सोने गई तो वह अपने साथ ही तस्वीर लेकर के सोने गई और उसे अपने सीने से चिपकाए चिपकाए ही वह सो गई। उसके सो जाने के बाद भूमिका ने आराम से उसके हाथ से वह तस्वीर निकाल करके उसे जी भर करके देखा और फिर उस तस्वीर को आरविका के सिरहाने खड़ा कर दिया, क्योंकि उसे पता था सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आरविका तस्वीर ही ढूंढेगी। उसने आरविका को आराम से सुला दिया और फिर खुद डिनर करने के बाद डिनर टेबल के पास आकर के बैठ गई, जहां पर माधुरी और पापा जी उसका इंतजार कर रहे थे। भूमिका बेटे, यह जो तुम कर रही हो या ठीक कर रही हो ना, अगर कहीं गलती से आरविका को सच्चाई पता चल गई तो वह फिर टूट जाएगी। पापा जी ने उदास हो करके कहा। पापा जी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैंने बहुत मजबूरी में और बहुत सोच विचार करके आरविका से यह झूठ बोला है, क्योंकि वह अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बुरी तरह से मचल रही थी। इसलिए उसके मन की तसल्ली के लिए प्रदीप भैया और शालिनी की एक फोटो का फ्रेम करवा करके ला करके उसे दे दिया है, जिससे वह कुछ दिनों के लिए वह बहल जाए। मैं जानती हूँ यह सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है, तब तक मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। भूमिका ने उदास होकर के कहा। भूमिका, जब से वो फोटो तुमने उसे दिया है वह उसे छोड़ ही नहीं रही है। इतनी जल्दी उस फोटो से कैसे कनेक्ट हो गई? माधुरी मुस्कुराते हुए बोली। अम्मा, ये मेरी मम्मी और पापा हैं, बस इतना ही जान लेना। बच्चों को उनके मम्मी पापा से कनेक्ट कर देता है। आरविका तो अभी बच्ची है। मैं आज भी अपने मम्मी पापा को देखने के लिए मचल जाती हूँ, उनसे मिलने के लिए, उनका हाल चाल जानने के लिए आज भी मेरा दिल बेचैन रहता है। भूमिका ने उदास हो करके कहा। कहाँ हैं तुम्हारे मम्मी पापा? तुम्हें नहीं पता है? घर से आने के बाद तुम उनसे कभी नहीं मिली क्या? माधुरी ने पूछा। मुझे पता है अम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है मुझे ना पता हो? आखिर वो मेरे मम्मी पापा हैं, भला मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? मेरे चले आने के बाद मम्मी पापा को बहुत दुख हो रहा था। वो दोनों बहुत परेशान थे। करीब 3 महीने बाद मैंने अपनी एक बचपन की सहेली को फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछने के लिए उन्हें अपने घर भेजा। तब मुझे पता चला कि वो अब दिल्ली में रहना नहीं चाहते हैं। मेरी शादी करने के बाद से ही वो अकेले पड़ गए थे और उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि मेरी शादी के बाद वो गांव अयोध्या में ही जा कर के शिफ्ट हो जाएंगे, और उन्होंने वही किया। यहाँ पर सब कुछ छोड़ करके वो हमेशा के लिए गांव चले गए और वहीं रहने लगे। वहाँ मेरा पूरा परिवार है। मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची सब कोई हैं। अभी भी उनके भाइयों में आपस में बहुत प्यार है। इसीलिए मम्मी पापा की तरफ से मेरी चिंता खत्म हो गई और मैं उनके इस फैसले से बेहद खुश। फिर उसके बाद तुमने हाल चाल नहीं लिया उनका? पापा जी ने पूछा। ले लेती हूँ, वहाँ पर भी मेरी एक सहेली है जिसके पास फ़ोन करके मम्मी पापा का हाल चाल ले लेती हूँ। वो दोनों ठीक हैं, मुझे याद करते हैं, लेकिन क्या करूं, जो कदम मैंने उठाया है उसके बाद तो अगर मैं उनसे मिली तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूं, और अगर मीनल को ये बात पता चल गई तो फिर
से शालिनी भाभी को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए अभी तक अपनी असलियत मैंने छुपा करके रखी है। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं जिस दिन मेरी शालिनी भाभी ठीक हो, भूमिका ने कहा। सब ने साथ मिल करके खाना खाया और फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह तैयार होकर के भूमिका ऑफिस के लिए निकल गई। उसने आरविका को भी नाश्ता करवा करके उसका लंच उसके बैग में रख करके उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार कर दिया। भूमिका के निकलने के बाद पापा जी उसे स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे आरविका को लेकर के। जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचे तभी अचानक आरविका को उस तस्वीर की याद आई। नानू आप रुको, मैं अभी आती हूँ प्लीज, मैं मम्मी पापा की फोटो ले आऊं, कह करके आरविका अंदर की तरफ भागी। अरे आरविका सुनो तो, स्कूल में फोटो नहीं ले जाते बेटा, पापा जी आरविका के पीछे चिल्लाते हुए भागे। लेकिन आरविका को तो जैसे उनकी बात सुनाई ही नहीं पड़ी। वह अपने नन्हे नन्हे कदमों से तेजी से दौड़ती हुई वापस घर के अंदर जा रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन आराम से जाओ बेटा, इस तरह से दौड़ करके जाओगी और अगर गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। पापा जी तेजी से दौड़ रही आरविका को देख करके फिक्रमंदी से कहे। उन्हें आरविका को इस तरह से तेज दौड़ करके जाने पर गिरने का डर लग रहा था। आरविका वापस से डाइनिंग रूम में पहुंची और जिस टेबल पर उसने नाश्ता किया था वहां से वह फोटो फ्रेम सहित उठाया और भागते हुए बाहर निकलने लगी। अभी बात डाइनिंग रूम से निकल करके ड्राइंग रूम में पहुंचने ही वाली थी कि न जाने कैसे उसका पैर फर्श पर पड़े कालीन में अटक गया और वह आगे की तरफ गिरने लगी। वह जोर से चिल्लाई और संभलने की कोशिश करती रही लेकिन संभल नहीं पाई और मुंह के बल गिर पड़ी। उसके हाथ में पकड़े हुए फोटो फ्रेम का कांच जमीन पर लगने से टूट करके चूर चूर हो गया और संयोग से उसी टूटे हुए कांच पर आरविका का हाथ पड़ गया, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक बड़ा सा कट लग गया और उसमें से खून निकलने लगा। गिरने की वजह से उसे हल्की सी चोट भी आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ जिस कालीन में उसका पैर अटका था वो उस कालीन पर गिरी, वरना बुरी तरह से चोट खा जाती। गिरने के बाद वह बुरी तरह से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर के माधुरी और पापा जी दौड़ करके उसके पास आए और जब उसने आरविका को ऐसे जमीन पर गिरा हुआ देखा तो दर्द से तड़प उठे और लपक करके उन्होंने आरविका को उठाया। आरविका जोर जोर से रो रही थी और उसके हाथों से खून निकल रहा था। जैसे ही पापा जी को या और माधुरी की नजर उस कटे हुए हाथ पर गया दोनों का दिल दहल उठा। अरे बाप रे, इसको तो इतना ज्यादा लग गया है, माधुरी ने घबरा करके कहा। पापा जी ने भी आरविका के कटे हुए हाथ को देखा तो वह भी घबरा गए और बोले, ओ माय गॉड, इसको तो बहुत ज्यादा कांच चुभ गया है, कितना खून निकल रहा है। आरविका के इस तरह चोट खा जाने से दोनों पूरी तरीके से परेशान हो गए थे। आरविका थी कि जोर जोर से रोए जा रही थी। माधुरी तुरंत दौड़ करके गई और उस कटे हुए हिस्से पर एक रुमाल ला करके बांध दिया जिससे खून निकलना बंद हो जाए, लेकिन खून था कि कटे हुए हिस्से से निकले ही जा रहा था। सुनिए, इसे तुरंत लेकर के डॉक्टर के पास जाइए और जा करके इसका स्टिचिंग करवाइए। कितना खून निकल रहा है, लग रहा है बहुत तेज से इसे लग गया है, माधुरी ने घबरा करके कहा। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं इसे अभी ले जा करके इसकी पट्टी करवाता हूं। और फिर दोनों ने जल्दी से भूमिका को संभाला और फिर उसे चुप कराते हुए बाहर की तरफ भागे और सीधा हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंच करके उन्होंने आरविका की पट्टी करवाई, उसे दवाई दिलवाई और आरविका चुप हो गई थी, लेकिन अब भी रह रह करके सुबक रही थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 12 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 12 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।